नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तकितकर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो बनेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगी। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों को एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। अब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का मतलब होता है R सिंगल बॉन्ड X। तो हमको R सिंगल बॉन्ड X अर्थात एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ सामान्य विधियों को देखना है। यहाँ हम प्रमुख रूप से दो विधियों को देखेंगे, एक तो हम एल्कोहल से बनाएंगे और दूसरा हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एल्कोहल से कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। एल्कोहल से बनाने में भी इसमें कुछ इसके अंदर विधियाँ दी है। तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि एल्किल हैलाइड को हम बनाएंगे कैसे। तो एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए हम एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल के सिंगल बॉन्ड OH समूह का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन करने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। अर्थात जो एल्कोहल होता है जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में R सिंगल बॉन्ड OH, ये इसका सामान्य सूत्र है। तो ये जो OH है, तो एल्कोहल का जो OH है वो अगर हैलोजन परमाणु के द्वारा हटेगा तब जो बनेगा उसको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं या एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो सबसे पहला बनाने की जो विधि है वो है एल्कोहल पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से। अब एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है R सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्कोहल है। हैलोजन अम्ल का मतलब क्या होता है, हैलोजन अम्ल का मतलब होता है HX, अर्थात यहाँ HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है या HI हो सकता है। एल्कोहल पर जब हैलोजन अम्ल की क्रिया करते हैं तो इस क्रिया में निर्जल ZnCl2 या सांद्र H2SO4, निर्जल ZnCl2 या सांद्र H2SO4 दोनों में से कोई एक, जैसे जल शोषकों या जल अवशोषकों की उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि हम जब एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करेंगे तब इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिति होना चाहिए, या तो निर्जल ZnCl2 की या सांद्र H2SO4 की। तो हमने लिया एल्कोहल, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है R सिंगल बॉन्ड OH। इसकी क्रिया हम हैलोजन अम्ल अर्थात H सिंगल बॉन्ड X के साथ कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो निर्जल ZnCl2 या सांद्र H2SO4। तो क्या होगा, देखिए यहाँ का एल्कोहल का OH और हैलोजन अम्ल का H ये आपस में क्रिया करके जल बना लेंगे और यहाँ का एल्किल और यहाँ का हैलाइड अर्थात हैलोजन आपस में जुड़कर R सिंगल बॉन्ड X अर्थात एल्किल हैलाइड बना लेंगे। अब R मतलब होता है एल्किल। एल्किल की जगह हम 2 कार्बन वाला एल्किल ले लेते हैं C2H5, एक कार्बन वाला भी ले सकते हैं CH3, 3 कार्बन वाला भी ले सकते हैं C3H7। हमने 2 कार्बन वाला लिया C2H5। सिंगल बॉन्ड OH 2 कार्बन वाला एल्किल है तो इसका नाम है एथिल और OH आने के कारण एल्कोहल, प्लस हैलोजन अम्ल की जगह हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, सांद्र H2SO4 या निर्जल ZnCl2, तो हमने लिखा सांद्र H2SO4। तो ये क्या करेगा, जल अवशोषक है तो ये जल को सोख लेगा। यहाँ का OH और यहाँ का H ये आपस में क्रिया करके जल बना लेंगे, और यहाँ का C2H5 यहाँ के Cl के साथ क्रिया करके बनाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड। एल्कोहल से के अंतर्गत हमारी सेकंड मेथड है एल्कोहल पर PCl3 की क्रिया से। PCl3 यानी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। तो यहाँ एल्कोहल ले लिया हमने R सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल, इसके लिए हमने 3 अणु क्यों लिया अभी आपको पता चल जाएगा, प्लस PCl3 पश्चवाहन करेंगे। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ R सिंगल बॉन्ड OH 3 है। R सिंगल बॉन्ड OH 3 का मतलब एल्किल 3 है, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है। तो यहाँ पर क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ के 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस, ये बनाएगा H3PO3। और यहाँ बचे 3 एल्किल, R 3 बचे और यहाँ बचेंगे 3 क्लोरीन। तो ये 3 एल्किल और 3 क्लोरीन आपस में क्रिया करके 3 R सिंगल बॉन्ड Cl
अर्थात एल्किल क्लोराइड बनाएंगे। RNA एल्किल और ClNA क्लोराइड। उसी प्रकार R की जगह हम ज़्यादातर R की जगह C2H5 लेते हैं अपन, तो यहाँ C2H5, R की जगह C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl3। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ के 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और यहाँ का एक फास्फोरस बना लेगा H3PO3 और यहाँ बचेंगे 3 C2H5 और यहाँ बचेंगे 3 Cl। तो ये बनाएगा 3 C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl अर्थात एथिल क्लोराइड। थर्ड मेथड है एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया से। PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हमने लिया एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल प्लस PCl5 को इस तरह से लिखना, देखो PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl यानी ये PCl5 हो गया। इसका पश्चवाहन करेंगे। पश्चवाहन करने के बाद देखिए यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का क्लोरीन ये बना लेगा HCl, साथ में फास्फोरस और ये 3 क्लोरीन और यहाँ का ऑक्सीजन ये बना लेगा POCl3 और यहाँ का एल्किल और यहाँ का क्लोरीन मिलकर बना लेगा R सिंगल बॉन्ड Cl अर्थात एल्किल क्लोराइड। अब R की जगह हम ले लेते C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5 को हमने ऐसा लिखा, इसका नाम एथिल एल्कोहल है। इनका पश्चवाहन करेंगे, तब फिर वही बात, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का क्लोरीन HCl बना लेगा, साथ में यहाँ का PCl3 और यहाँ का ऑक्सीजन POCl3 बना लेगा और C2H5 और क्लोरीन आपस में क्रिया करके C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl अर्थात एथिल क्लोराइड बनाएंगे। चौथी विधि है हमारी एल्कोहल पर SOCl2 की क्रिया से। SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड। इस विधि से शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, यानी ये विधि जो है ये शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। साथ में एक बात और ध्यान रखना, एक और विधि है जिसका नाम है हुन्स-अडीकर विधि, जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो भी शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। तो हमने यहाँ लिया एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH प्लस इसकी क्रिया हम थायोनिल क्लोराइड अर्थात SOCl2 के साथ करेंगे। पिरिडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, तब यहाँ पर यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन HCl बना लेगा, SO और एक ऑक्सीजन SO2 और यहाँ एक क्लोरीन बचा है, ये एक क्लोरीन एल्किल समूह के साथ क्रिया करेगा और R सिंगल बॉन्ड Cl अर्थात एल्किल क्लोराइड बना लेगा। तो ध्यान रखना इस बात को। अब R की जगह फिर वही C2H5 लिया हमने सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम एथिल एल्कोहल है, प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में, फिर वही यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का क्लोरीन HCl बना लेगा, SO क्रिया करके SO2 और C2H5 यहाँ के एक Cl के साथ क्रिया करके C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl अर्थात एथिल क्लोराइड बनाएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस विधि से एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड नहीं बनाए जा सकते। नहीं बनाए जाने का कारण क्या है, यहाँ पे जो आप SOCl2 देख रहे हैं, तो SOCl2 है एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए SOCl2, एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए SOBr2 लगेगा और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए SOI2 लगेगा। तो SOBr2 का नाम होगा थायोनिल ब्रोमाइड और SOI2 का नाम होगा थायोनिल आयोडाइड। तो इस विधि से एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड नहीं बनाए जा सकते। इसका कारण क्या है कि जो थायोनिल ब्रोमाइड होगा यानी SOBr2 जो होगा ये अति अस्थायी पदार्थ है। जब अस्थायी पदार्थ है तो अभिक्रिया करने के पहले वो अपघटित हो जाएगा और थायोनिल आयोडाइड अज्ञात है। अब जो अज्ञात है वो क्रिया कैसे करेगा, इसलिए ध्यान रखना इस अभिक्रिया के द्वारा केवल बनाए जाते हैं एल्किल क्लोराइड बनाए जाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड अति अस्थायी पदार्थ है और थायोनिल आयोडाइड अज्ञात है। अब हमारे पास एल्किल हैलाइड बनाने की सेकंड मेथड है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसमें पहली मेथड है एल्केन पर, एल्केन अर्थात CnH2n+2 या R सिंगल बॉन्ड H, इसको एल्केन कहा जाता है, पर हेलोजन की क्रिया से। हेलोजन का मतलब X2 या Cl2 या Br2 या I2। फिर हमने लिया एल्केन R सिंगल बॉन्ड H प्लस इसकी क्रिया हेलोजन अर्थात X2 के साथ करेंगे। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी और यहाँ का एक हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ क्रिया करके
HX बना लेगा और एक एल्किल और एक हेलोजन आपस में क्रिया करके एल्किल हैलाइड बना लेंगे। अब R की जगह हमने CH3 लिया, C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं, लेकिन R की जगह हमने CH3 लिया एक कार्बन वाला और यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से है तो इसका नाम हो जाएगा CH4 यानी मेथेन, प्लस Cl2 हेलोजन X2 की जगह Cl2। सूर्य प्रकाश या H2 सूर्य से जो आने वाला प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, तो इसको E बराबर H2 तो H2 भी ले सकते हैं या H2। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl बनाएगा और CH3 जो है यहाँ का बचा हुआ एक क्लोरीन बचेगा, उसके साथ क्रिया करके CH3 सिंगल बॉन्ड Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड बनाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि यह एल्किल हैलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं है, उत्तम विधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभिक्रिया के आगे बढ़ने पर, जब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, अभिक्रिया के आगे बढ़ने पर डाई यानी 2, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी 4 हेलोजन व्युत्पन्न बन सकते हैं या बन जाते हैं, जो पृथक करना संभव नहीं है। जैसे हमने लिया मेथेन, एल्केन, इसकी क्रिया Cl2 के साथ करेंगे तो यहाँ का एक H यहाँ के एक Cl के साथ क्रिया करके HCl बनाएगा और CH3 और यहाँ का एक Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl मेथिल क्लोराइड होगा। फिर Cl2 के साथ क्रिया करेंगे, फिर यहाँ का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl बनाकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ बचेगा CH2 और यहाँ एक क्लोरीन और बढ़ जाएगा Cl2, इसका नाम मेथिलीन डाइक्लोराइड या मेथिलीन क्लोराइड है। फिर यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के एक क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ जब क्रिया करेंगे तब HCl बनाकर बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचेगा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा CH_Cl3 क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पर जब Cl2 के साथ क्रिया करेंगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl बनाकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ 3 क्लोरीन है और यहाँ का एक क्लोरीन CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। अर्थात इस अभिक्रिया में क्या संभावना है? इस अभिक्रिया में विभिन्न यानी भिन्न भिन्न प्रकार के हेलोजन व्युत्पन्न, जैसे यहाँ क्या बना मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड भी बन जाएगा, साथ में क्लोरोफॉर्म भी बन जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बन जाएगा। आपको लग रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन ये चारों एक साथ रहेंगे ना। अभिक्रिया किसी एक पात्र में हो रही है, अभिक्रिया एक साथ हो रही है, तो इसलिए चारों मिश्रण के रूप में मिलेंगे। और जब मिश्रण के रूप में मिलेंगे तो आप उसमें से मेथिल क्लोराइड को अलग कर पाना जरा कठिन है, संभव नहीं है। इसलिए ये एल्किल हैलाइड बनाने की उतनी अच्छी विधि नहीं मानी जाती, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ना कि मेथिल क्लोराइड बना के तब तक ये भी बन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो विधि है ये एल्किल हैलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं मानी जाती। कौन सी? एल्केन पर हेलोजन की क्रिया से। अब हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत सेकंड मेथड है एल्केन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से। एल्किन माना क्या? एल्किन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, हम उसे एल्किन कहते हैं। पर हेलोजन अम्ल अर्थात HX की क्रिया करेंगे। तो एल्किन पर हेलोजन अम्ल की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो मार्कोनिकॉफ नियम से होती है और एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से, यानी मार्कोनिकॉफ नियम का विपरीत। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं या खराश प्रभाव भी कहते हैं। इसको खराश नामक वैज्ञानिक ने 1933 में शिकागो विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया था, इसलिए खराश प्रभाव। और ये पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO2O2, ये अगर इसकी जगह हाइड्रोजन होता तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन की जगह C6H5CO आ गया है तो ये बेंजोइल ग्रुप है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड, या इनको सबको जोड़कर ऐसा भी लिख सकते हैं C14H10O4, ये भी बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला है। तो मार्कोनिकॉफ नियम जो है, इस मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ नियम हो चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम हो, दोनों द्विबंध पर काम करते हैं, डबल बॉन्ड पे काम करते हैं। मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ नियम में जहाँ द्विबंध होता है जिस कार्बन के बीच में, तो ये जो हेलोजन अम्ल है इसको अगर आप आयनों में तोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो है ये इसका ये ऋणात्मक भाग हो गया। तो मार्कोनिकॉफ नियम ये बोलता है कि जो द्विबंध वाला यौगिक होता है उस पर, या द्विबंध वाला जो हाइड्रोकार्बन है उस पर जब हेलोजन अम्ल का योग होता है तब जुड़ने वाले अणु का जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है द्विबंध के।
अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के पास, डबल बॉन्ड के 2 कार्बन हैं, हाइड्रोजन कहीं पर भी आपको कम नहीं दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, तो ये ऋणात्मक भाग कहीं पर भी जोड़ लेते हैं हम। ये यहाँ जोड़ दिया और ये यहाँ जोड़ दिया, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br एथिल ब्रोमाइड बनेगा एथिलीन से। तो यहाँ तो मार्कोनी का नियम उतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका नाम प्रोपिलीन है, डबल बॉन्ड है, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो हैलोजन अम्ल है उस हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग द्विबंध के, ये द्विबंध के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे जोड़ेगा ऋणात्मक भाग, तो यहाँ जुड़ेगा ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ Br सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ H NaCH3। तो ये इस तरह की कानखेजू श्रृंखला दिखाई दे रही है, सीधी है, यहाँ पे इस तरह से रहती थी, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इस तरह से ये ध्यान रखना। दूसरा है पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनी का नियम क्या कहता है, ये देखिए हमने द्विबंध वाला एक कंपाउंड लिया, हाइड्रोकार्बन लिया प्रोपिलीन, ये देखिए हैलोजन अम्ल, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगी। अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में नहीं होती तो मार्कोनी का नियम है, और अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो वो एंटी मार्कोनी का नियम या पेरोक्साइड प्रभाव है। यहाँ पर जोड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा, द्विबंध के, इधर नहीं, द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, तो धनात्मक भाग जुड़ेगा पास वाले कार्बन पर और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस तरह से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, अर्थात N प्रोपिल ब्रोमाइड। कार्बन परमाणु की संख्या 2 से अधिक है, सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल 3 कार्बन वाला एल्किल प्रोपिल और ब्रोमाइड। तो इस तरह से मार्कोनी का नियम और एंटी मार्कोनी का नियम ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।